हेलो एवरीवन, वेलकम टू RS3 क्लासेस। यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले जो परीक्षा हुआ था यूपीपी का, उसमें इन सभी टॉपिकों से प्रश्न पूछे गए थे, तो इसे आप सभी को ध्यान से देखना है और इस बार पूछने का 99% चांस है, तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं। एपीकल्चर के द्वारा मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है और सेरीकल्चर के द्वारा रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है और पीसी कल्चर के द्वारा मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के द्वारा कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के द्वारा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के द्वारा पुष्पों का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी के द्वारा फलों का अध्ययन किया जाता है और आर्निथोलॉजी के द्वारा पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के द्वारा कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी के द्वारा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है और ओफियोलॉजी के द्वारा सर्पों का अध्ययन किया जाता है और सिल्वीकल्चर के द्वारा काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किया जाता है और हॉर्टिकल्चर के द्वारा उद्यानों का अध्ययन किया जाता है और फ्लोरिकल्चर के द्वारा फूलों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाला रोग। कौन कौन से विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है उसको हम देखेंगे। विटामिन, रासायनिक नाम और रोग। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले रेटिनॉल है और इसके कमी से रतौंधी और जीरोप्थैलिमा रोग होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इससे बेरी रोग होता है और विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है और इसके कमी से त्वचा का फटना होता है और विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम निकोटीन या नियासिन है और इससे पेलाग्रा और 4D सिंड्रोम होता है। और पेलाग्रा क्या होता है? त्वचा में जो दाग होता है उसके लिए। आगे देखते हैं विटामिन B5 इसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक है और इससे बाल सफ़ेद होना या मंदबुद्धि होना इसे रोग होता है। आगे देखते हैं विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है और इसके कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। और विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और इससे रोग कौन कौन सा होता है? लकवा, शरीर में दर्द होना और बालों का गिरना। और विटामिन B11 इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है और इससे रोग एनीमिया, पेचिश रोग होता है। एनीमिया होता है और पेचिश रोग होता है। और विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इससे रोग एनीमिया होता है, पांडु रोग होता है। और विटामिन C इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है और इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन D इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इससे रिकेट्स बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया ये वयस्कों में होता है। और विटामिन BE इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इससे रोग जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन K इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे देखते हैं प्राकृतिक अम्ल देखते हैं। प्राकृतिक अम्ल स्रोत और अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और चींटी का डंक में मेथेनॉइक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू के डंक में मेथोनाइक अम्ल पाया जाता है और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। प्रमुख समस्थानिक एवं उनका उपयोग। यूरेनियम 235 इससे चट्टानों की आयु का ज्ञात करते हैं, यूरेनियम 235 के द्वारा। और सोडियम 24 के द्वारा रक्त के थक्के का पता लगाया जाता है और कोबाल्ट 60 के द्वारा रक्त कैंसर को नियंत्रित किया जाता है और आर्सेनिक 74 के द्वारा ट्यूमर का पता लगाने में इसकी मदद से ट्यूमर का पता लगाया जाता है। और आयोडीन 131 के द्वारा थायराइड का पता लगाया जाता है और फास्फोरस 32 के द्वारा ल्यूकीमिया के उपचार का प्रयोग किया जाता है। और लोहा
1959 के द्वारा अरक्तता के रोग का पता लगाया जाता है। आगे देखते हैं हम मानव रोग परजीवी यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन सा रोग होता है? रोग प्रभावित अंग परजीवी। मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी होती है और इसका प्रोटोजोआ क्या है? प्लाज्मोडियम। ये मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा होता है। और पायरिया, इससे मसूड़े जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं और इसका प्रोटोजोआ क्या है? एंटी अमीबा जिंजिबेलिस है। और सोने की बीमारी, इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसका प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा। ये सीसी मक्खी जब काटती है उसके द्वारा होता है। और पेचिस, इससे आंत प्रभावित होता है, इसका प्रोटोजोआ एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका है। और कालाजार, इससे अस्थिमज्जा प्रभावित होती है, इसका प्रोटोजोआ लिस्टमैनिया डोनावानी है। यह बालू मक्खी के द्वारा होता है। आगे देखते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? विटामिन प्रभावित अंग जीवाणु के नाम। तो बीमारी टिटनेस, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। इसके बैक्टीरिया कौन सा है? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। और हैजा, इससे आंत प्रभावित होती है और किस बैक्टीरिया के द्वारा? विब्रियो कॉलोरी बैक्टीरिया के द्वारा। और टाइफाइड, इससे भी आंत प्रभावित होता है, साल्मोनेला टाइसी बैक्टीरिया के द्वारा। क्षय रोग, इससे फेफड़ा प्रभावित होती है, इसकी बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। और डिप्थीरिया, इससे श्वास नली प्रभावित होती है और कोरोनी बैक्टीरिया के द्वारा। और प्लेग, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है, पास्चुरेला पेस्टिल बैक्टीरिया के द्वारा। काली खांसी, इससे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और हीमोफिलस परटूसिस बैक्टीरिया के द्वारा। निमोनिया, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा। आगे देखते हैं हम विषाणु यानी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? बीमारी प्रभावित अंग वायरस के नाम। एड्स से जब होता है तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली और WBC ये मतलब प्रभावित होता है और इसका वायरस का नाम क्या है? HIV। एड्स के वायरस का नाम HIV है। और डेंगू ज्वर, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, इसे संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है, इसके वायरस इसमें अरबों वायरस होते हैं। और पोलियो से इससे गला रीढ़ नाड़ी संस्थान प्रभावित होते हैं और पोलियो वायरस का नाम भी पोलियो ही है। और इन्फ्लुएंजा, इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और मिक्सो वायरस के द्वारा होता है। और चेचक, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है, वेरिओला वायरस के द्वारा। और खसरा, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है, मोरबिली वायरस के द्वारा। और ट्रेकोमा, इससे आंख प्रभावित होता है, हेपेटाइटिस या पीलिया, इससे यकृत प्रभावित होता है, रेबिज, इससे पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, रेब्डो वायरस के द्वारा। मेनिनजाइटिस, इससे मस्तिष्क प्रभावित होती है, हर्पिज, इससे त्वचा प्रभावित होती है, हर्पिज वायरस के द्वारा। आगे देखते हैं कृषि क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए चलाया गया था, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया गया था, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए चलाया गया था और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा उत्पादन के लिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन के लिए, लाल क्रांति टमाटर या फिर मांस उत्पादन के लिए चलाया गया था और गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए चलाया गया था, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन के लिए और सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन के लिए और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना के लिए चलाया गया था और गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए चलाया गया था और स्वर्ण क्रांति बागवानी के लिए और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन के लिए। आगे देखते हैं हम भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र।
तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। और केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसे कंफ्यूजन मत होइएगा आप सब। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। और राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमगलूर में है। और राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान मैसूर में है। और राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलुरु में है। और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है। और भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में है। और भारतीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में है। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये कोलकाता में है। आगे देखते हैं हम भारत के प्रमुख बंदरगाह। इन्नोर बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है यह इन्नोर बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह यह तमिलनाडु में है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। और तूतीकोरिन बंदरगाह यह भी तमिलनाडु में है। यह उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से संबंधित है। तूतीकोरिन बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह यह ओडिशा में है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। और विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह यह केरल में है। यह वेम्बनाड झील में स्थित है कोच्चि बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसे टाइडल पोर्ट भी कहते हैं कांडला बंदरगाह को। और मैंगलोर बंदरगाह यह कर्नाटक में है। और मोरमुगाओ बंदरगाह यह गोवा में है। यह जुआरी नदी पर है मोरमुगाओ बंदरगाह। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यह महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह यह भी महाराष्ट्र में है। इसे नौहा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं और नवी मुंबई के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह। और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह यह कहाँ है? अंडमान और निकोबार में है। आगे देखते हैं हम भारत के परमाणु विद्युत गृह तारापुर यह महाराष्ट्र में है। इसे 1969 में बनाया गया था। और रावत भाटा परमाणु यह राजस्थान में है। और काकरापार यह गुजरात में है। इसे 1993 में बनाया गया था। कलपक्कम यह तमिलनाडु में है। इसे 1984 में बनाया गया था। और कैगा यह कर्नाटक में है। इसे 2000 में बनाया गया था। और कुडनकुलम यह तमिलनाडु में है। इसे 2013 में बनाया गया था। और नरौरा यह उत्तर प्रदेश में है। यह 1991 में इसे बनाया गया था। और स्वर्णिम चतुर्भुज देखते हैं। दिल्ली से मुंबई तक NH48 और मुंबई से चेन्नई NH48 और दिल्ली से मुंबई ये भी NH48 और चेन्नई से कोलकाता NH16 और कोलकाता से दिल्ली NH19 तक। और ये भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। देखते हैं दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। स्टूडेंट मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी करिएगा। तो ओके, धन्यवाद। इसे 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा।